हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग जहाँ भी होंगे बहुत बेहतरीन होंगे। और जैसा कि आप लोग का टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है और कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी है। टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशंस भी चल रही थी और हमने जितने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन 2 चैप्टर को कवर कर लिया था, सब कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली देखे थे। न्यूमेरिकल्स पे भी प्रैक्टिस कराई गई थी। मैंने बोला था आप लोग भी करिएगा प्रैक्टिस, जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हुआ करे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। हमारा थर्ड चैप्टर फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो थर्ड चैप्टर है ना, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये अकेला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क्स को कंटेन करेगा, है ना। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट मिलके 10 मार्क्स और ये थर्ड चैप्टर अकेला 10 मार्क्स। और बाकी के जो हैं वो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और हेलो एल्केन, हेलो एरीन के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक बायोमॉलिक्यूल, वो मिला के 10 नंबर। तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बिकॉज 10 मार्क्स यहीं से गेन करेंगे आप। और नाम है इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जैसा कि हम क्लास 11 से 10 से ही 9 से ही पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को मिलने लगती हैं कि ये पीरियोडिक टेबल हुआ क्या है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग सीखे हैं। जैसे 60 जब नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बेटा 63 से एबव होने लगी ना, तो पार्टिकुलर एक एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल क्वांटिटी और उनका बिहेवियर के बारे में नॉलेज रखना बहुत मुश्किल हो गया। अरे भाई, कम एलिमेंट्स थे तो नॉलेज हम सबके बारे में पहचान लेते थे कि सर ये मेटल, ये नॉन मेटल, ये इससे रिएक्शन करके ये बनाएगा, उससे रिएक्शन करके वो बनाएगा। अब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहा है ना, डिस्कवरी बढ़ रही है। तो जब 63 से अबव होने लगे तो साइंटिस्ट के जितने भी लोग थे सबके दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, जिसकी वजह से इनकी स्टडीज़ और ईजी हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन अर्थात इसका वर्गीकरण कर दिया जाए, अलग अलग क्लासेस में इनको बांट दिया जाए, ठीक है। वहाँ से आया और फर्स्टली जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था वो 4 पार्ट में हुआ था बेटा। एक को मेटल, एक को नॉन मेटल, एक को मेटेलॉइड्स और एक को इनर्ट गैस कहा गया था। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सेल प्रेजेंट इन एटम, मतलब किसी भी एटम के वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया था। जिनके एटम के लास्ट में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है ना, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जिनके लास्ट सेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला खाली मेटल होता है, ठीक है। जिनके लास्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले को सिर्फ आप नॉन मेटल बोलते हो। जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उनको मेटेलॉइड्स बोलते हो, एक्सेप्ट कार्बन। एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन जो है उसके भी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट एक्चुअली इट इज अ नॉन मेटल, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, इसको मेटेलॉइड्स में आप नहीं रखोगे। एंड लास्ट थिंग मैंने आपसे बताऊं तो जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनको आप इनर्ट गैस बोलते हो, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसके लास्ट सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल सी बात। उसके बाद क्लासिफिकेशंस के लिए आपके डॉबेराइनर आए अपना ट्रायड लेके, है ना, 3 एलिमेंट्स का एक सब पेयर लेके आए जिसके बारे में दिए थे। न्यूलैंड आए, न्यूलैंड साहब के बाद मेंडलीव साहब आए। मेंडलीव ने भी अपना पीरियोडिक लॉ दिया, सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से दिया। छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिस मिस्टेक को एक्सप्लेन किया मोज़ले ने। मोज़ले ने बताया कि भैया एटॉमिक, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बता रहे हो एटॉमिक मास को, उसको एटॉमिक नंबर कर दीजिए, बाकी आपका सब बेस्ट है। तो वहीं से छोटा सा आप करेक्शन किया मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में। अब चूंकि उसमें योगदान मोज़ले साहब का भी था, तो अगर ऑप्शन में आया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किसने किया, अगर ऑप्शन में मोज़ले होगा तो मोज़ले लगाओगे, अगर मोज़ले नहीं रहा तो मेंडलीव को मार के आओगे, ठीक है। तो वहाँ से तो एलिमेंट्स का बेटा हो गया क्लासिफिकेशन। और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ तो ऐसा पाया गया कि एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसमें 4 ब्लॉक बनाए गए, एक को एस ब्लॉक, एक को पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, जैसा आप देख रहे हैं ना, एस, पी, डी, और एकदम लास्ट में एफ ब्लॉक बनाया गया, ठीक है। आपको पता होगा ना, सेल के अंदर सब सेल्स भी होते हैं, 4 सब सेल भी होते हैं बेटा, एस, पी, डी और एफ। इन्हीं सब सेल के बेसिस पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी किया गया। पॉइंट ये आती है कि सर हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक कौन है और एफ क्या है। तो बहुत ईजी वे है ना बेटा, 1000 तरीके इनके डेफिनेशन की। इनको डिफाइन करने के 1000 तरीके हैं। मैटर ये करता कि कौन सा तरीका बच्चे के दिमाग में चल रहा है। आप कहोगे कि सर जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन
एस ब्लॉक में इंटर करता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, या जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर करता है, पी सबसेल में इंटर करता है ना। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के लास्ट से करेंगे ना, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आएगा बेटा तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पढ़ना हमें डिटेल में पी ब्लॉक के बारे में, चर्चा हम इसी पे कर रहे हैं। चलिए, तो पॉइंट ये आएगा कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो लड़का बोलेगा कि ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पी सबसेल, वे सभी एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है उनको आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हो। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा कहोगे कि सर पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में जो ब्लॉक है ना, देखो ना, अरे इसको लेफ्ट साइड बोलोगे, इसको लड़का बोलेगा सर ये राइट, सॉरी फॉर दैट, ये राइट साइड है ना एंड ये लेफ्ट है, तो बोलोगे द एलिमेंट विच इज सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के राइट में जो एलिमेंट है उनको भी पी ब्लॉक बोलोगे। तीसरा डेफिनेशन कि सर ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट है उनको भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बोलेंगे। 13 से स्टार्ट होता है बेटा 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए ये 6 ग्रुप हैं, 13 भी है, 14 भी है, 15 है, 16 है, 17 एंड लास्ट आपका 18 है। घबराइएगा मत, अभी क्लियर फिगर बनाकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू योर 12th सिलेबस, आपके 12th सिलेबस के अनुसार आप यू हैव टू स्टडी ओनली 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप्स। दैट मीन्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक के खाली 4 ग्रुप्स बेटा पढ़ने हैं आपको, और हर ग्रुप के पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। उन एलिमेंट्स के कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, उस ग्रुप का क्या पीरियोडिक ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई कहाँ से बढ़ता है, ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना। इसमें से डिटेल क्वेश्चंस अभी जब तक ऑप्शनल नहीं हुआ था तब तक हम पढ़ाते थे ना, हैबर प्रोसेस से अमोनिया, फिर ओजोनाइजर से ओजोन, कॉन्टेक्स्ट से H2SO4, वो सब डिटेल फिगर बना के एक्सप्लेन किया जाता था। उन सब से छुटकारा मिल गया आप लोग को। ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कर लीजिए, बेहतर होगा। लड़के ने कहा कि सर 13 to 14 ये कार्बन फैमिली होता है बेटा, C वाले को बोरान फैमिली, 14 वाले को बोलते हो कार्बन फैमिली। और ऐसा माना जाता है कि ये बोरान और कार्बन फैमिली दोनों लड़के ने 11th क्लास में पढ़ लिया है। कौन से क्लास में? 11th क्लास में। सो ये ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 तो आपको टच भी नहीं करना है। हमें पढ़ना क्या, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मैं पूरे पी ब्लॉक को इधर एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका 13, 14, 15, 16, 17 एंड एट लास्ट आपका हीलियम होता है ना इधर 18, 13, 14, 15, 16 और 17। ध्यान से देखो बेटा, पूरा सिलेबस आपका इतना पढ़ लोगे काम खत्म हो जाएगा। ग्रुप नंबर 13 को लड़का बोलता है सर ये बोरान फैमिली है। पहला मेंबर ग्रुप नंबर 13 का बोरान है ना, तो अब बोरान वाले ग्रुप में जितने एलिमेंट आएंगे वो सब बोरान के फैमिली के होंगे ना, होते। ये 14 ग्रुप को आप बोलते हो कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली, और 16 को बोलते हो ऑक्सीजन फैमिली, 17 को बोलते हो फ्लोरीन, दैट मीन्स इनको हेलोजन बोलते हैं। अभी मैं सब ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और 18 को तो लड़का बोलता है इनर्ट गैस है सर, ऊपर हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सब पता है आपको, सब मैं सिखा दूंगा, रटवा दूंगा एकदम, बस देखते रहो। तो इन दो ग्रुप की तो बातें छोड़ दो, ये ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना है 15, 16, 17 एंड लास्ट 18। कुछ बातें एक साथ इनको लेके कर लेते हैं, फिर लास्ट में इनको छोड़ देंगे, बाकी को पढ़ लेंगे। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लड़का बोलता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप हैं सर। तो बेटा एक बात ये बताओ कि ये जो पी सबसेल हुआ करता था, इस पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी थी? अरे भाई 6 ही तो थी। पी ऑर्बिटल अगर बनाओगे आप, यही तो था, पी ऑर्बिटल बनाता था तो
3 इसमें डब्बे आते थे। अकॉर्डिंग टू हुंडस लॉ, हुंड ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। 11th की टॉपिक है ये, मैं यहाँ रिलेट करता हूँ थोड़ा सा। तो ये पी सबसेल का स्ट्रक्चर लड़के ने देखा, बोला सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2 4 और 2 6, दैट मीन्स पी सबसेल की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो गई जितना वो रख सकता है इलेक्ट्रॉन, तो 6 रख सकता है बेटा, 6 रख सकता है। यहाँ से एक बात दिमाग में और बनेगी कि सर इसका मतलब एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में बस 2 ही ग्रुप होंगे, तो ऑब्वियसली बेटा एस में ग्रुप का नंबर 2 ही होता है, एक ग्रुप नंबर 1 होता है और एक ग्रुप नंबर 2 होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 ग्रुप था, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए 6 ग्रुप है। तो बात आएगी कि तब तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या डी में 10 ठो ग्रुप होता है? तो होता है ना। हाँ बेटा, 1 2 के बाद ग्रुप नंबर 3 स्टार्ट होता है बेटा, और 3 के बाद ग्रुप नंबर 12 तक चलता है। 3 से 12 तक कुल 10 ग्रुप, कुल टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में। 12 के बाद फिर यहाँ 13 14 15 17 18, काम खत्म। तो एक बात समझ में आ गया कि सब पीरियोडिक टेबल तो समझ में आया, एसपीडीएफ ब्लॉक क्या है ये तो ठीक है। और बेटा जिस सब सेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस सब सेल में या उस ब्लॉक में उतने ही ग्रुप होते हैं। एक बात ये भी समझ लो, ठीक है ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का? लड़का याद कर लेगा, NS2 NP, और P की टेंडेंसी है 1 to 6। माइनस नहीं समझना इसको, ये एक रेंज बता रहा है कि P में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं? तो 6 तक हो सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपने देखा NS2 NP 1 to 6। अब पर्टिकुलर एक एक ग्रुप का अगर देखना चाहोगे तो वो भी जानो। बोरान फैमिली का तो NS2 NP, अब बोरान में है तो P में पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है भाई 6 एलिमेंट अगर रखेगा तो इसके P में 1, P में 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट में P में कितने? पूरे टोटली कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो आंखें बंद करके मार के आओगे ऑप्शन को। हकीकत देखते हैं। बोरान फैमिली का लड़के ने बता दिया कॉन्फ़िगरेशन की NS2 NP1 होगा। पूछा गया कार्बन का बताओ, तो ये तो और आसान था, NS2 NP2। नाइट्रोजन फैमिली का तो NS2 NP3। ऑक्सीजन का NS2 NP4। हेलोजेंस का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको एक साथ हेलोजेंस बोलते हैं बेटा। हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं इनको बिकॉज इन एलिमेंट्स का अकरेंस जो है ना वो सी वाटर से हुआ है। हेलो मतलब होता है वाटर, है ना, समुद्र के जल से ही निकाले जाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन नाम दिया जाता है। अभी सबका मैं क्या क्या निकनेम है सब बताऊंगा। तो हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो लड़का बोलेगा NS2 NP5 एंड लास्ट इनर्ट गैस का होता है बेटा NS2 NP6। So these are the general electronic configuration of each group of p block elements. p block elements के सभी ग्रुप का जनरल क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है मैंने आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होना स्टार्ट होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्टार्ट है, समझिएगा मेरी बात को। अब आप कहोगे कि सर बोरान और कार्बन को हटा दीजिए, जब पढ़ना नहीं है तो बेवजह का पढ़ा है, तो चलो भाई हटा लेते हैं। पढ़ना है लड़के को नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और इनर्ट गैस, इसी फैमिली के जितने जितने एलिमेंट हैं सबके बारे में पढ़ लेंगे। सो जानो, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है ना जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख रखा है NS2 NP3, इनमें जितने एलिमेंट्स होंगे सब एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। दैट मीन्स बोरान वालों की वैलेंसी कितनी? तो भैया लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी उनकी वैलेंसी, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही उनकी वैलेंसी। ये कहोगे, कह सकते हो छोटे लेवल तक। ओरिजिनल डेफिनेशन देने के लिए कहोगे आप कि सर वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्टेट को
गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। NH2 NP1 इनकी वैलेंसी 1, कार्बन फैमिली की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3, ऐसे करके आप जाओगे। फिर ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन में फैमिली में जितने एलिमेंट्स हैं ना सबका कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो लास्ट सेल में कितना आएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे कुछ समझते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का जो निकनेम होता है, इसी नाइट्रोजन फैमिली का जो निकनेम होता है इसको बोलते हैं निकोजेंस, NICOGENS, और आगे बेटा P साइलेंट होता है। एक साथ नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है, निकोजन है। ठीक, अच्छा। ऑक्सीजन फैमिली जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लड़के ने लिखा है NH2 NP4, इनका भी कुछ निकनेम है तो है ना। ऑक्सीजन फैमिली को एक साथ पूरे एलिमेंट्स को, उस ग्रुप के पूरे एलिमेंट्स को मिला के बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस पूछेगा, चैल्कोजेंस के नाम से किसको जानते हैं, लड़का मार के आएगा, ऑक्सीजन फैमिली को जानते हैं। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टीन आता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 होता है। इनका जो निकनेम है बेटा उसको आप तो सब लोग जानते हो, हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन। कैपिटल X से इसको दिखाते हो ना, हाँ दिखाते हैं। एंड लास्ट आपका जो ग्रुप नंबर 18 बचा जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है, इसको तो बहुत नाम से जानते हो। पहला नाम इसका इनर्ट गैस, दूसरा नाम इसका नोबल गैस, तीसरा इसी को बोलते हो आप रेयर गैस। ठीक है। सो ये ऊपर ऊपर का ओवरव्यू रहा बेटा आपके पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि आपको क्या पढ़ना है, ज़रूरत वाली चीज़ें क्या है, किसके बारे में आपको फोकस करके चलना है, कि 10 मार्क्स आपको टोटली 10 आउट ऑफ 10 आपको लेके आना इस चैप्टर से। बस इतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। लड़के ने देख लिया ना कि बोरान और कार्बन को टच ही नहीं करना, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस इनर्ट गैस का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या इनके निकनेम्स होते हैं, इतना अगर बातें आपको क्लियर होंगी तो अब हम चलेंगे उस टॉपिक पर जहाँ से क्वेश्चन मेजर सेक्शन में बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन फैमिली में, इस नाइट्रोजन ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका क्या कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे चेंज होगा, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, बहुत सी चीज़ें इनको एक साथ बोल के बोलते हैं पीरियडिक ट्रेंड्स। क्या बोलते हैं, पीरियडिक ट्रेंड्स। और जैसे बेटा पीरियडिक ट्रेंड्स आपने इसके बारे में जान लिया, मान लेना कि आधा चैप्टर आपका खत्म, बिकॉज वो लॉन्ग जो फिगर बना के पूरा पढ़ते थे उन सबसे छुटकारा मिल गया हमको, बिकॉज हमारा पेपर ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है ना। इसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये पीरियडिक ट्रेंड्स। पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, बोल रखा हूँ पहले से, पीरियडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ये पीरियडिक ट्रेंड समझ जाओगे ना, जहाँ तक तुम्हारे दिमाग में ये फील बन जाएगा कि हाँ पीरियडिक ट्रेंड कहीं से भी आएगा, क्वेश्चन करके आऊँगा। पीरियडिक ट्रेंड में इजीली ऐसा नहीं पूछेगा ना बेटा कि क्या होता है एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कुछ कंपाउंड्स दे देंगे, कुछ एलिमेंट दे देंगे ना, उनका ऑर्डर बिगाड़ के दे देंगे, बोलेंगे कि इन नीचे जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें इनके एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग फॉर्म कौन सा सही है। हाँ, तो एलिमेंट्स पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स है हर एलिमेंट से आपको इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स के बारे में बेटा जानकारी रखनी पड़ेगी। रैंडमली कोई भी एक नाम उठा के आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सेलेनियम, टेलुनियम, पोरेलियम या फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी आदमी नाम ले तुरंत समझ जाओ कि हाँ सर ये ग्रुप नंबर इससे है, इस फैमिली का एलिमेंट। अगर नाम लेने पे तुमको ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं बेटा, तब ये जान लीजिए आपको कि ये एटॉमिक रेडियाई हुआ चाहे जो भी ट्रेंड हुआ सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं फील देता हूँ, बताता हूँ ये एटॉमिक रेडियाई होती क्या है। तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब सब जानते हैं ना कि एटम आर स्फेयर इन शेप, स्फेरिकल। एटम्स जो होते हैं वो गोल होते हैं, गोले के आकार के होते हैं। अगर कोई एक छोटा सा गोला है बेटा तो उसकी रेडियस होगी ना कोई, एटॉमिक रेडियस इसी को बोलते हैं। एटम के साइज से उसकी रेडियाई डिपेंड करती है। आप बताओ ना, एक इतना बड़ा एटम है उसकी साइज बड़ी होगी,
एटम छोटा सा हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब ये एटॉमिक साइज कहाँ से कहाँ वेरी करती है तो मैंने आप लोग के लिए लिख रखा है। देखो एक बात याद कर लो, ये तो रटने के लिए कॉन्सेप्ट अलग की बात है, पहले याद तो कर लो, क्वेश्चन करके आना है ना। मैंने देखो यहाँ लिख रखा है कि जब कभी भी आप किसी पीरियड में जाते हो, पीरियड को रॉ भी बोलते हैं, पीरियड को रॉ भी बोलते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट बेटा अगर आप चलोगे पीरियडिक टेबल में तो उसको बोलते हैं पीरियड। और जब कभी भी आप किसी भी पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज, घटेगा। ये मैं पी ब्लॉक में बोल रहा हूँ ऐसा, मैं ही जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बेटा यहाँ जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना एटॉमिक रेडियाई वाली, वो पहले तो डिक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट होगी और लास्ट में इंक्रीज भी कर जाएगी। कंफ्यूज मत हो, छोड़ो अभी उसको छोड़ो। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट वहाँ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सब वहाँ भर के समझाऊंगा और फिर वो कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होगा। यहाँ जो पढ़ना है उसको समझो। यहाँ के लिए तो इतना लड़का समझ ले कि सर ने बताया कि अगर हम पीरियड में चलेंगे लेफ्ट से राइट, किसी भी पीरियड में चलेंगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी बताऊंगा अभी। जब हम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अर्थात ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आएंगे बेटा, है ना, ये बना रखा हूँ, ये देखो टॉप से बॉटम ग्रुप की बात आ रही है और ये लेफ्ट से राइट एक पीरियड की बात आई है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो पीरियड या रॉ बोलोगे, टॉप टू बॉटम आओगे तो उसको ग्रुप बोलोगे। हमने बना रखा है पीरियड में डिक्रीज होगी, ग्रुप में जाओगे तो इंक्रीज हो जाएगी। कारण क्या है? कारण समझ लो कि हाँ सर ये रीजन हो सकता है, ठीक है। कुछ मैं समझाता हूँ तुमको, समझाता हूँ। चलो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनके पास, मैं उनके साइज को बनाता हूँ। यहाँ न्यूक्लियस होगा और इनके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाद एक शेल होगी और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैं बोल दिया कि ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिथियम बना रहा हूँ, लिथियम का न्यूक्लियस होगा बीच में। मैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी नहीं दिखा रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखाऊंगा। न्यूक्लियस के बाद होंगे एक सेल और ये होगा आपका दूसरा सेल। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कितना होता है? 3। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट सेल में 1 आता है। लिथियम में 2 और 1 आता है ना, तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, चलो मैं बना लिया, और सेकेंड सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये लड़का कहेगा सर लिथियम का बनाया। चलो सोडियम की बात करता हूँ, तीसरा ग्रुप के चल रहा हूँ ना, ग्रुप में चल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन लिथियम के बाद आ रहा हूँ सोडियम पे, और सोडियम का बेटा होगा एक न्यूक्लियस, कितनी शेल? 1 2 एंड 3। कितनी सेल होगी ये आप या मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, ये तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब तो डिसाइड होगा ना कि किसी भी एलिमेंट में कितना सेल होगा। अभी मैं बोरबरी के लॉ से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, आप बाउ से करेंगे तब वो पता चलेगा, ठीक है। सिंपली समझते, बोरबरी से समझते। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 होता है, कितना होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर, सब बच्चा बच्चा जानता है इसको। कॉन्फ़िगरेशन करने पे आता है 2 8 1। दैट मीन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एंड लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर जो बन गया आपका वो बन गया सोडियम का। तीनों एलिमेंट में समझा के काम कर लेता हूँ ना, नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ, डॉट 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 कर रहा हूँ कि नीचे आओगे तो पोटेशियम का मिलेगा, फिर आपको रुबिडियम का मिलेगा। तो बस इतना समझो ना कि हाँ मिलेगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझो। मैंने लिखने के लिए लिख दिया कि बेटा जब टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। रीजन क्या, वो रीजन मैं समझाऊंगा, समझते हैं। हाइड्रोजन में लड़का बोलेगा कि सर न्यूक्लियस के बाद तो एक ही सेल थी, अर्थात n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सेल इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। लिथियम में बोलोगे कि न्यूक्लियस के बाद 1 और 2 सेल थी, इसके लिए n बराबर 2 वैल्यू है, 2 सेल है तो 2। और सोडियम में न्यूक्लियस के बाद 1 2 और 3, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3। सेल बढ़ रहा है ना, सेल बढ़ेंगे तो साइज नहीं बढ़ेगा। देखो एक सेल था तो छोटा सा, 2 सेल हो गए तो थोड़ा बड़ा, 3 हुआ तो और बड़ा, 4 होंगे तो और बड़ा ना, 5 होंगे तो और बड़ा, बढ़ता चला जाएगा।
याद कर लो, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो कि सर अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटम की साइज बढ़ेगी, अगर एटम की साइज बढ़ती है तो एटम की रेडियाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो रीजन भी तो यही हो गया। कोई पूछेगा, क्वेश्चन में ही बन के आएगा कि एटम की साइज टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है, कई ऑप्शन दे दिए, उनमें से लड़का वही ऑप्शन खोजेगा जिसमें ये लिखा होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। सेल के बढ़ने की वजह से एटम की रेडियाई भी बढ़ती है। देखोगे अगर आप तो कंटिन्यू यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 करते बढ़ेगा ना। अरे पोटेशियम की बात आएगी तो लड़का कहेगा सर n इज इक्वल टू 4 होगा, इसके लिए कहोगे n इज इक्वल टू 5 होगा ना। तो मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है टॉप टू बॉटम में, और करके इसी चीज को लिखूं क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। चाहे सेल बढ़े चाहे रेडियाई बढ़े, बात तो एक ही है। एक बात समझ में आ गई कि सर एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम आने पे जो है कि बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। एक ग्रुप की बात तो कंफर्म हो गई। अब बात आती है कि पीरियड में घटता है तो कैसे घटता है, चलो उसको बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात पीरियड की करते हैं। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया ना ग्रुप में क्यों बढ़ता है। हाँ, ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल कंटिन्यू क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटम की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी तो रेडियाई बढ़ेगी। और एक कॉन्सेप्ट ये भी याद कर लो कि अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही या घट रही है तो आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी और घटेगी। जैसा एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन देखने को मिलेगा वैसा आयनिक रेडियाई में भी देखने को मिलता है। अरे भाई, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तभी तो आयन आएगा, तभी आएगा। तो एटम की साइज बढ़े या आयन की साइज बढ़े, बात एक ही है ना, एक ही। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट रहती हैं, वो जो इंपॉर्टेंट है वो भी बातें बता दी जाएंगी। अब ये देखते हैं कि पीरियड में जो इनका साइज घट रहा है वो क्यों घट रहा था। चलो लिथियम की ही बात करता हूँ। मैंने बोला था ना कि पहले वाले में मैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं दिखा रहा हूँ, अब मुझे जरूरत है मैं दिखाऊंगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है ये तो सबको पता है कि किसी का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने प्रोटॉन होते हैं उस एटम में, एलिमेंट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन उतने नंबर में प्रोटॉन। दैट इज द मेन रीजन व्हाई एटम बिकम न्यूट्रल। यही मेन रीजन है कि कोई भी एटम एक न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर में प्रोटॉन भी होते हैं। आगे मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है बेटा, तो 3 प्रोटॉन भी होंगे ना। मैं लिखता हूँ कि लिथियम में 3 प्रोटॉन। शेल कितने, तो एक सेल और ये दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 1। ये स्ट्रक्चर था लिथियम का। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 3 था। आगे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेरिलियम का। तो बेरिलियम का भी न्यूक्लियस होगा और 4 एटॉमिक नंबर इसका होता है। इसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे 4 प्रोटॉन, 1 सेल और ये आपकी दूसरी सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा और दूसरे सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन। ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जिसका 4 होता है। बोरान का बना लेते हैं, 5 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन का मतलब इसका, इस बोरान का एटॉमिक नंबर भी कितना है, 5 है। पहले सेल में 2 और दूसरे में 1 2 और 3। इतने में समझ लेते हैं। चलो कार्बन का भी एक बना लेते हैं ना भाई। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन आ जाएंगे और सेल कितना होगा, तो सेल तो 2 ही होगा। पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 एंड 4। ये रहा आपका कार्बन 6। ये मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। ग्रुप में देख लिया आप पीरियड, देखो ना, इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर डिक्रीज करता है, तो कैसे कर रहा है भाई। ऊपर से नीचे सेल बढ़ रहे थे तो कह दिया कि इंक्रीज कर रहा है। अभी यहाँ सेल तो 2 इसमें भी है, देखो ना, n इज इक्वल टू 2 इसमें भी है, n इज इक्वल टू 2 इसमें भी है। सब में तो 2 सेल हैं।
अगर नंबर ऑफ सेल कम होते तो कहते हैं कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, अभी इसमें कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। प्रोटॉन होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं सबके ऊपर प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, ये तो सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल रास्ते में, मतलब सर्कुलर पथ में जो मूव करते हैं, तो आपको पता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर सर्कुलर पथ पे मूव करेगा तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। क्या बोलता है? यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है, आगे की सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं बेटा। यहाँ 3 प्रोटॉन थे, मैं बस पहले सेल की बात कर रहा हूँ, सब में न्यूक्लियस के तुरंत बाद वाला जो सेल है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 3 प्रोटॉन थे जो अपनी तरफ खींच रहे थे। ठीक है, साइज जिस पे आके रुक गई उतने पे रुक गई, छोड़ देते हैं इतनी बात। अच्छा, अब यही 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्रोटॉन आ गए? 4 आ गए। थोड़ा दिमाग से बताओ कि 2 ये इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, तो कुछ खींचते खींचते साइज को लाके एक जगह पे छोड़ दिए। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितने प्रोटॉन आ गए? 4। तो जितनी साइज उसकी होगी उससे थोड़ा सा और ज्यादा खींच लेंगे ना, पास में खींचेंगे। उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए यहाँ 5 प्रोटॉन आ गए तो और छोटा करेगा, 6 प्रोटॉन आ गए तो और छोटा करेगा, साइज घटती चली जा रही है। दिमाग में ऐसा समझ में आता है कि सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा यही बढ़ते हैं, है ना। जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटम की साइज और छोटी होती जाती है। तो लड़का ये बोल दे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज होती है, तब वो सही है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से अगर लड़का बोलेगा तो बोलेगा सर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। ये जेड इफेक्ट क्या है? तो जेड इफेक्ट को आप बोलते हो, एक नाम जानते हो कभी? बहुत दिक्कत हो जाती है। ENC नाम सुना है कभी? ENC का, ENC का नाम सुना है? ENC को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा याद कर लो ENC का नाम और याद कर लो इस जेड इफेक्ट को। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर मैं लिख देता हूं यहाँ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट, या इसी को मैं लिख देता हूं ENC। जेड इफेक्ट या ENC बढ़ रहा है, ENC या जेड इफेक्ट क्या है बता रहा हूं ना, अभी बता रहा हूं। और करके मैं लिख देता हूं दूसरी बात जो लड़के देख रहे हैं कि सर इंक्रीजिंग, सॉरी फॉर डिक्रीज हो रहा था ना, क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। नीचे लिखेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को डिक्रीज करना बोलो, या बोलो कि सर यहाँ पे जो है कि जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है जिस वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान से सुन लो। न्यूक्लियस जितने फोर्स से अपने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी टेंडेंसी का नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का जो चार्ज जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हो। जेड इफेक्ट इसी का दूसरा नाम है। तो बात समझो, यहाँ न्यूक्लियस खींच रहा था 3 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पे 4 प्रोटॉन खींच रहे 2 इलेक्ट्रॉनों को, और उन्हीं 2 को खींचने वाले यहाँ 5 हो गए। तो लगातार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। एक लाइन में लड़का बोलेगा कि सर लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलने पर उस एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अर्थात
न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये रीज़न हो जाता है कि हमारी एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे घटती या डिक्रीज होते चली जाती है। कन्फर्म इतनी बात? ठीक है, याद कर लो इस बात को। पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा, चाहे हम पीरियड में चलेंगे चाहे ग्रुप में चलेंगे, जब कभी लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे जिसकी वजह से उनकी साइज बढ़ जाएगी। ये आपका पीरियोडिक ट्रेंड रहा एटॉमिक रेडियाई का। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको एटॉमिक रेडियाई आप बोलते हो। एटॉमिक रेडियाई तो पढ़ लिया था ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया था, लड़के ने ये बोल दिया कि सर किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, किसी पीरियड में जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। बेटा अगर एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई समझ गया ना तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो मतलब कुछ ही नहीं, कुछ नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट मेरा याद कर लो, हाँ एक कॉन्सेप्ट याद कर लो कि एटॉमिक रेडियाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉक्स बना के मैंने आपके लिए रखा कि एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IP। आई मतलब आयोनाइजेशन, पी मतलब पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, याद करो इस बात को। देखो ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट तो ये आता है कि लड़का कह दिया कि सर ये तो मैं समझ गया कि एटॉमिक रेडियाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक रेडियाई को आप इंक्रीज करोगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अरे मतलब बहुत बड़ी चीज ना कि जिस एटम का एटॉमिक रेडियाई बड़ा है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा, और अगर एटॉमिक रेडियाई घट गई तो बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही तो इन्वर्सली होता है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरा उतना ही कम हो जाएगा, दूसरा अगर बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो जाएगा। इन्वर्सली मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा चलो और कुछ बातें बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट तो ये होता है कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। सब कुछ तो सीख लेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो करोगे क्या। तो जानो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी है जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप बोलते हो। कैसी एनर्जी है, तो किसी भी गैसियस एटम के लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालना, है ना। एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालने में कुछ एनर्जी खत्म होगी ना, कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, वही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। इंग्लिश में डेफिनेशन लड़के क्या देंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा उसी को तो बोलते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं। अब आप समझिए, थोड़ा सा समझिएगा कि सर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचा होगा ना खूब तेजी से, इसको खींचना मुश्किल है। और न्यूक्लियस ये रेड वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो भाई दूरी बढ़ गई है तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पास में इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालना मुश्किल है। वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने कुछ बना के रखा है, आप ही ने कहा था कि सर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। मैंने लिख दिया कि बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ये दिया है। अब मैंने सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बना रखा है। मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन, ये और इस सेल से ये। आप सोच के बताओ ना कि इन तीनों एटम में से जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, किसका निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट आएगा कि सर जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जिस इलेक्ट्रॉन का दूर होगा वो आसानी से निकलेगा, वो आसानी से निकलेगा। तो सबसे आसानी से, तो सबसे दूर तो यही है ना, 3 सेल आ गए तो इनकी डिस्टेंस ज़्यादा, अर्थात इनकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है बेटा। एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। मैं एक छोटा सा कुछ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा आपको ज़रूरत पड़ी थी 100 किलो जूल एनर्जी की। ये कोई वैल्यू नहीं है, आपको समझाने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी लगाया था, बिकॉज ये एकदम न्यूक्लियस के पास था, बड़ा मुश्किल से निकाला गया। ये तो थोड़ा सा दूर हो गया ना। अब इसको निकालने के लिए 100 के जगह पे कितना खर्च होगा, 80 किलो जूल ही लग रहा है, ठीक है। और इसकी दूरी तो न्यूक्लियस से और बढ़ गई, 3 सेल आ गए, तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ 60 किलो जूल में काम हो जाएगा। तो ये 100 किलो जूल भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल थी पहले की, 80 किलो जूल आयोनाइजेशन पोटेंशियल दूसरे की थी,
और 60 किलो भी आईपी की वैल्यू है तीसरे की। और हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, देखो ना ऊपर से नीचे आए, पहले 100 था, अब 80 हो गया, अब 60 हो गया, अब 40 होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पर घटता है, कुल बताने का मतलब यही है। मैंने लिखा कि पीरियड में जाओगे तो इंक्रीज करेगा और ग्रुप में अगर नीचे आओगे तो डिक्रीज करेगा। ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है, लड़का समझ गया? समझ गया। बोलेगा सर साइज छोटी है तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, खींच के निकालने में बड़ा मेहनत लग रहा है, एनर्जी ज़्यादा, 100 किलो जूल तक ले लेगा। थोड़ा सा साइज बड़ी हो गई, 2 सेल हो गए, अब खींच के निकाल रहा हूँ, 100 से तो कम में लेगा ना, 80 लेगा। 3 डो हो गए तो और कम लेगा, 60 किलो जूल लेगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। याद कर लो इस बात को। अरे भाई याद क्या करना, मैंने ये बॉक्स दे दिया, बॉक्स याद कर लिया तो कुछ नहीं पढ़ना। एटॉमिक रेडियाई जिधर बढ़ेगा आयोनाइजेशन उधर कम हो जाएगा, जिधर आयोनाइजेशन कम होगा उधर एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, तो यहाँ पे लड़का मैंने जो लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, उसी के बगल में और करके लिखेगा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लिख सकते हैं ना, लिखेगा ही। रेडियाई बढ़ रही है तो आईपी कम हो रहा है, पहले 100 था, 60 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 60 हो गया। ठीक। अब प्री पीरियड की बात करते हैं। ये तो ग्रुप में था ना कि ग्रुप में आने पर एटॉमिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल काहे लिए कम होता है, तो लड़के ने समझ लिया कि सर सेल बढ़ते हैं, दूरी बढ़ती है, न्यूक्लियस से फोर्स कम लगने लगता है, इसलिए घटता चला जाता है। चलो इसमें देखते हैं। अब आप ही बताओगे कि सर पीरियड में जाने पर तो साइज कम हो रही है, एटॉमिक रेडियाई का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियाई का साइज डिक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस और कम होती जाए और पास चला जाएगा ना। डिक्रीज होगा तो एटम छोटा होगा, और एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला वो न्यूक्लियस के और पास चला जा रहा है, चलता जा रहा है, तो सबसे बड़ी रेडियाई इसकी होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर आपको 100 जूल लग रहे हैं, किलो जूल लग रहे हैं, वही मान लो, तो इसका और साइज छोटा हो गया। और जब साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालोगे तो इससे ज़्यादा लगेगा ना। अरे भाई इसकी कोई साइज थी, छोड़ दो, 100 किलो जूल लिया, निकल गया, ये और पास आ गया, कम हो गई इसकी साइज, इसको निकालने में कम से कम 120 किलो जूल एनर्जी लगेगी। है तो और छोटा हो गया, 130 140 किलो जूल लग सकता है। यहाँ निकालोगे तो हो सकता है कि 100 किलो जूल तक लग जाए। अरे भाई और बढ़ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 150 किलो जूल तक लग सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं मानते। ठीक है। तो लड़के ने कहा सर पीरियड में गए तो पहले 100 था, 120 130 150 और आगे बढ़ता जाएगा। तो बेटा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है। मैंने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, और करके लिख दूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, सॉरी फॉर दैट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। रेडियाई डिक्रीज करेगी तो आईपी बढ़ जाएगी, अगर रेडियाई इंक्रीज कर रही है तो आईपी कम हो जाएगी। बस यही समझाना चाहता था मैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किधर से किधर जाने पे इंक्रीज करता है, रेडियाई कहाँ से करता है, बेटा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि रेडियाई आईपी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एटॉमिक रेडियाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद कुछ पीरियाडिक ट्रेंड्स और बचते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ट्रेंड होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिख तो रखा, होता क्या है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि शेयर किए गए 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एक एलिमेंट होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक एलिमेंट होता है जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। याद कर लीजिए, जो पीरियाडिक टेबल के 17th ग्रुप हेलोजेंस होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियाडिक टेबल, पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं। और वैसे जनरल में बेटा एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, फोन का, FON, दैट मीन्स F फॉर होता है फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं पूरे पीरियाडिक टेबल में।
किसी एक ग्रुप की बात करोगे तो हेलोजन्स, और एलिमेंट्स की बात करोगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है ना कि वो जो शेयर किए गए, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयरिंग हुई तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रख के एक बॉन्ड तो बन गया। मान लो फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके HF बनाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको आप बोलते हो। पहले तो शेयरिंग किए तो बीच में था, अब फ्लोरीन के मन में आ गई लालच और ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने लगा, खींचने लगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ से डाइपोल क्रिएट होता है। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पोलर और नॉन पोलर में बता रखा है। यहाँ पे बस इतना बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कैरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ट्रेंड क्या है लड़के याद कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज का मतलब पहले सबसे कम होगा, माने एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर डी ब्लॉक की थोड़ी सी ज़्यादा, और पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सही भी बात है, बिकॉज पी ब्लॉक में ही तो हेलोजन्स आते हैं ना। हेलोजन्स के लास्ट में जो ग्रुप होता है वो इनर्ट होता है, उसको तो हम नहीं मानते, जीरो ग्रुप बोलते हैं उसको, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसको छोड़ दो, बाद में उसका एकदम पार्शियल है ना, एकदम अलग से उसका स्टडी किया जाएगा, उसमें ट्रेंड्स काम नहीं करते। ठीक, तो एकदम लास्ट जो ग्रुप है उसमें आपके हैं हेलोजन। दैट मीन ग्रुप से एक पीरियड से स्टार्ट किया और लास्ट में पहुंचा तो बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जाने पे इंक्रीज करेगी, और कोई भी क्वांटिटी बेटा, कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक तरफ इंक्रीज करती है तो दूसरी तरफ कंफर्म है कि वो डिक्रीज करेगी। तो एक को याद कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज कर रही है तो ग्रुप वाला छोड़ दो, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है उसके बाद। मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल बताया, लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींचने में एनर्जी, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और किसी गैसियस एटम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराना है, याद कर लेना। लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालेंगे तो भी एनर्जी लगेगी, उसको आयनाइजेशन एनर्जी। और किसी भी एटम में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, हम अंदर भेजेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, उसमें भी एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी लगेगी उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हो। तो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है, जिधर वो बढ़ेगा और घटेगा, ठीक उधर ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा और घटेगा। मैंने लिख रखा है पीरियड में इंक्रीज करता है, ग्रुप में डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपको क्लियर है। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर की। ये मेटेलिक कैरेक्टर होते क्या है? तो मेटल के बारे में तो मैंने बताया था क्लास 10th में भी आप लोग को, आज भी बता रहा हूँ कि मेटल क्या होते हैं। तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन। इनके पास टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। अब आप ही बता दीजिए, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे मतलब निकालेंगे अपने अंदर से, तो जो मेटल का सेल मतलब साइज जितना बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है आपके ग्रुप में। ग्रुप में बढ़ता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज बढ़ता होता है, बड़ा होगा साइज तो आसानी से निकलेगा, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलता हो वो उतना ही मेटेलिक होता है। तो जिधर साइज बढ़ेगा उधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जिधर साइज घटेगा एटम का उधर ये डिक्रीज हो जाएगा। मैंने लिख रखा है कि डिक्रीज होता है पीरियड में और इंक्रीज होता है ग्रुप में। अब बेटा मेटेलिक कैरेक्टर जिधर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक उसी का अपोजिट होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने लिख लिया, मेटेलिक में देखे थे तो पीरियड में डिक्रीज हो रहा था, ये पीरियड में इंक्रीज कर गया। मेटेलिक ग्रुप में इंक्रीज कर रहा था, ये ग्रुप में आने पे डिक्रीज कर गया। स्क्रीनशॉट लेके रट लो इन बातों को, इन पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं आपको। अगर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको आ गई, आप सीख लिए, तो पी ब्लॉक से 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये 100% गारंटी है। पी ब्लॉक के पीरियडिक ट्रेंड्स देखने के बाद बेटा अब जो टॉपिक आती थी कि हमें हर एक ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज रखना होगा, कौन से नॉलेज का कौन सा कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड प्रिपेयर कैसे होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन सब चीजों पे आप विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि अकॉर्डिंग टू योर 12th सिलेबस आपको नाइट्रोजन, हेलोजन, इनर्ट गैस है ना, ऑक्सीजन, यही 4 फैमिलीज पढ़नी थी। ठीक है, मैंने सबसे पहला आपको पॉइंट उठा लिया है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को एक साथ क्या बोलते थे, अभी कुछ देर पहले बताया हूं,
नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट होते हैं, पहले पांचों का नाम तो जान लें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, these are 1 2 3 4 and 5 elements present in nitrogen family group। एक साथ कलेक्टिवली इन पांचों एलिमेंट को एक साथ नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं बेटा, या इसी नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम होता है निकोजन्स। क्या होता है? निकोजन्स, निकोजन्स। और मैंने बोला था बेटा इससे पहले पी होता है साइलेंट, स्पेलिंग होती है पी निकोजन्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 5 एलिमेंट होते हैं, याद कर लो इसको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, काम खत्म। इसमें नाइट्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक है और गैसियस स्टेट में है जैसे। और इसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है बेटा ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 4 होती है, इनकी मॉलिक्यूलरिटी 4। नाइट्रोजन बस डायटोमिक है, याद करने वाली बात। बाकी ये सब टेट्रा एटॉमिक है। मैंने लिख रखा है कि नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, गैस के फॉर्म में है, स्टेट याद करना। whereas the other element are tetraatomic solids, जबकि इस ग्रुप के और एलिमेंट नाइट्रोजन के अलावा जो है वो टेट्राएटॉमिक होते हैं और वो भी होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा इसके बाद की बात अगर किया जाए तो नाइट्रोजन फैमिली से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक बन के आता है जिससे क्वेश्चन हर बार बनना ही बनना होता है, तो अमोनिया, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है, अमोनिया नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है। मतलब जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है अमोनिया NH3। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NH3। और अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं बेटा हम किस प्रोसेस से? तो हैबर प्रोसेस से, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल स्केल से लार्ज स्केल पे अमोनिया का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, हाँ थोड़े से कम एक्सपेंस में ज्यादा अमोनिया फाइंड करने के लिए अगर कोई प्रोसेस का यूज किया जाता है बेटा तो वो है हैबर प्रोसेस। पूरा पॉइंट का पॉइंट मैं समझा के जाऊंगा, क्यों इसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। बस कंसंट्रेट करना 5 मिनट, ठीक है। पहले तो ये अमोनिया है क्या ना बेटा, तो जब नाइट्रोजन गैस N2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो NH3 नाम का एक कंपाउंड बनाता है जिसको आप अमोनिया बोलते हैं। पूछेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, तो 1:3, 1:3 के रेशियो में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन कराते हैं तो 2 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, तो अमोनिया का 2 मोल बन जाता है। याद करने वाली पॉइंट क्या है, क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से कैसा पुटअप हो सकता है, तो ऐसा होगा कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते थे, एक कैटलिस्ट का यूज करते थे। उस कैटलिस्ट का नाम बताओ तो बेटा याद कर लेना, Fe, याद कर लेना। मैंने यहाँ लिख रखा है Fe, यहाँ पे ये जो Fe है ये कैटलिस्ट का काम करेगा। और MO मोलिब्डेनम बोलते हैं इसको, डी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम इसका मोलिब्डेनम, ये प्रमोटर का काम करेगा। अब तो पॉइंट ये हो गए कि सर ये कैटलिस्ट और प्रमोटर होता क्या, मैं तो कहूंगा बेटा फिलहाल के लिए रख लो, लेकिन सुन लो कुछ बातें बता देता हूँ। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है ना बेटा जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट में भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करता है, नेगेटिव हमेशा डिक्रीज करता है उसकी रेट, रिएक्शन की रेट। कोई रिएक्शन धीरे हो रही है तो बहुत तेजी से करा देगा, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो उसको स्लो कराएगा। ये काम होता है कैटलिस्ट का। बट रिमेंबर वन थिंग कि कैटलिस्ट कैन नॉट टेक पार्ट इनटू एनी केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, हाँ उस रिएक्शन की रेट को आइदर इंक्रीज आइदर डिक्रीज कर सकता है। तो कैटलिस्ट ये Fe का प्रेजेंस इसलिए लगाया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन थोड़ा तेज हो और ज्यादा हो, तेज हो ज्यादा हो। क्वेश्चन एक के बनेगा कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया के प्रिपरेशन में किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो Fe एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कौन सा प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो उसमें एक को प्रमोटर होता है जिसका नाम होता है MO मोलिब्डेनम।
ये प्रमोटर क्या होता है ना, तो कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाने वाले को प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर आर द सब्सटेंसेस विच इनहेंस द पावर ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा दे, है ना, कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं आप प्रमोटर। ठीक है ना, मेरी बात सुनो। Fe कैटलिस्ट, MO प्रमोटर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दिया, अमोनिया बन गया। ये तो रहा आपका एक तो रिएक्शन वाला, रिएक्शन के थ्रू आपकी मैंने बातें बताई कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा ये एक फ्लो बना है, एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम मैंने बना रखा है, और इस डायग्राम से पूरा हैबर प्रोसेस को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस ध्यान से देखते रहो कैसे बनता है वो पूरा फ्लो चार्ट, पूरा इनका सिस्टम, हैबर प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है सब। सबसे पहले दो अलग अलग सेपरेट ट्यूब्स है, एक तरफ से नाइट्रोजन को और एक तरफ से हाइड्रोजन को अंदर में फ्लो कराए। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग ट्यूब के जरिए मैंने फ्लो कराया। ये दोनों गैस आके आपस में कहा मिलती है, तो इस कंडेंसर में मिलती है। कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर एक चैम्बर का नाम है बेटा, एक चैम्बर है जो ये गैसियस स्टेट, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं किस स्टेट में आ रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस में आ रहे हैं, और इन गैसियस स्टेट को कंडेंसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, उनके दोनों मॉलिक्यूल्स को और पास लाता है। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, उनको पास लेके आओगे, थोड़ा नजदीक आएंगे तो लिक्विड में हो जाएंगे, और पास कर दोगे तो सॉलिड में हो जाएंगे। इतना जानते हो ना, जानते रहो, ठीक है। जब अलग अलग ट्यूब से नाइट्रोजन हाइड्रोजन आए तो आपस में मिलते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर का काम इतना ही है कि उस गैसियस को लिक्विफाई करने के लिए उनके मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके दबा के पास लेके आएगा। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ चलेंगे, इस ट्यूब से आगे बढ़ेंगे और नीचे आ जाएंगे कैटालिटिक चैम्बर में। लड़के का एक क्वेश्चन यहीं पे तुरंत अराइज होगा कि सर गैस जो आ रही है वो यहां से नीचे ही क्यों आएगी, क्या ऊपर नहीं जा सकती? तो बेटा मैं यहीं पे स्टार बना के रोकता हूं, अभी बताऊंगा कि ये गैस ऊपर क्यों नहीं जाएगी, अभी समझ जाओगे। फिलहाल के लिए समझो, कंडेंसर से होते हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आती है कैटालिटिक चैम्बर में। इस कैटालिटिक चैम्बर में कैटलिस्ट का रूप में कौन बैठा था, Fe, प्रमोटर के रूप में कौन बैठा है, मॉलिब्डेनम। इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से तुरंत आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और तुरंत NH3 का फॉर्मेशन कर देता है। बेटा हो गया फॉर्मेशन NH3 का, लेकिन कभी भी कोई चीज का फॉर्मेशन 100% नहीं होता ना। अब इस ट्यूब से कुछ तो अमोनिया बन गई है, इसके अलावा कुछ ऐसे ही हाइड्रोजन बच गए जो नहीं रिएक्शन किए, कुछ नाइट्रोजन भी बच गए जो रिएक्शन अभी नहीं किए। अब वो दोनों तीनों चीजें, ये तीनों अमोनिया का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का मिक्सचर इस ट्यूब से होते हुए बेटा ऊपर जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं, ऊपर। कंडेंसर से होके आ रहा है, लिक्विफाई स्टेट में हो गया, थोड़ा बहुत अभी बचा है, पूरा लिक्विड नहीं है। कैटालिटिक चैम्बर में है, रिएक्शन हुआ, तुरंत अमोनिया बना लिया, कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बचे। आगे गया, ये जो आपका ट्यूब का शेप मैंने हेलिकल या जिगजैग शेप बनाया ना, जिगजैग शेप, टेढ़े मेढ़े शेप का मतलब ई है बेटा, बहुत पॉइंट की बात। गैस यहाँ से सीधे आएगी, इस सरफेस से टकराएगी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर टकराते हुए जा रही है। टेढ़े मेढ़ा ऐसा हेलिकल है ना, इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाने का मतलब यही था कि गैस के मॉलिक्यूल जब आएंगे तो एक दूसरे से दीवार से, इस ट्यूब की दीवार से टकराते हुए आएंगे। और आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस से टकराता है तो उसकी एनर्जी लो होती है, उसकी एनर्जी लूज होती है, और जब गैस की एनर्जी लूज होती है, कम होती है, तो वो लिक्विफाई हो जाता है। तो फाइनली जो गैस अभी लिक्विफाई नहीं हुआ था वो इस हेलिकल ट्यूब में आते टकराते हुए लास्ट स्टेज में लिक्विड NH3 के रूप में आ जाता है। लिक्विड अमोनिया आपका यहाँ पे कंटेन हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि बेटा अमोनिया के साथ कुछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी आ सकते हैं जो रिएक्शन न किए हो, ठीक है, कुछ रिमेनिंग गैस भी आ सकती हैं। अब जो रिमेनिंग गैसेस थी वो इसी कंडेंसर में देखो ना, इसी जो कंटेनर है इसमें ये गैस के रूप में बैठी हैं, और ये गैसें किसके थ्रू, ये पाइप लगा, इस पाइप के थ्रू जाएंगे ऊपर, इधर घूम के कौन से चैम्बर में आएंगे, तो पंप में आएंगे, पंप में आएंगे, और पंप इन गैसों को प्रेस करेगा कि इस ट्यूब से होते हुए तुम जाओ फिर से कैटालिटिक चैम्बर में। तो बेटा इधर से आने वाली गैस पंप खुद ही प्रेस कर रहे हैं, यहां तक तो गैसें आ गई हैं, तो जो कंडेंसर से गैस जाएगी उसके लिए एक ही रास्ता वन वे है ना, वो तो नीचे ही जाएगा कैटालिटिक चैम्बर में।
ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पंप ने अपने अंदर खुद ही यहाँ की इस कंटेनर की वेस्ट गैसों को बुला के रखा है, ताकि मैं पंप करूंगा और फिर से उनको कैटालिटिक चैम्बर में भेजूंगा और फिर से वो जाके इसका मतलब ये कि जितना नाइट्रोजन जितना हाइड्रोजन लिया बेटा, फाइनली टोटल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ अमोनिया में कन्वर्ट होने वाला होता है। इसीलिए हैबर प्रोसेस को अमोनिया फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये तो फ्लो चार्ट रहा, आपने इसको समझ लिया तो बहुत बेहतरीन बात। अच्छा, स्ट्रक्चर से कुछ बातें पूछ लेता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, या अमोनिया में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। तो याद कर लेना, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ट्राइगोनल होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल होता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 2 3 और ये लोन पेयर है तो 4 और 5। लोन पेयर को मैंने ऐसे ऑर्बिटल खाली बना के उसमें दिखा दिया, एक H बॉन्ड प्लेन पर, दूसरा वाला प्लेन पर, और ये वाला जो मैंने डॉट से लिखा ना ये प्लेन के जस्ट ऊपर ऐसे है। इनको ऊपर रख के तीनों कोनों को मिलाओगे तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अमोनिया का कैसा होता है? ट्राइगोनल होता है। नाइट्रोजन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो रट के चले जाओ 107.8 डिग्री। कितना होता है? 107.8 डिग्री। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो 101.7 पिकोमीटर होता है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो 101.7 पिकोमीटर होता है, ये भी याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाइट्रोजन में, अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है बेटा उसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता ही दे रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड अगर होंगे बेटा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड आता है। फिलहाल के लिए समझो, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, फिलहाल के लिए ट्रिक समझ लो। अगर डबल बॉन्ड होता है बेटा तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर यही बॉन्ड ट्रिपल आ जाए तो उसमें ऊपर भी पाई, नीचे भी पाई, और बीच में सिर्फ एक सिग्मा होता है। और याद कर लो, हाइब्रिडाइजेशन में जब भी पार्ट लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं, पाई बॉन्ड नहीं लेते, बिकॉज पाई बॉन्ड आर वेरी अनस्टेबल बॉन्ड। तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखा तो एक सिग्मा, ये भी सिंगल 2 सिग्मा, ये भी सिंगल 3 सिग्मा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उनको एक सिग्मा एज्यूम किया जाता है, तो एक सिग्मा। ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा नाइट्रोजन पर कितने हो गए? तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में से बेटा एक ले लेता है S, बचे 3, तो P में चले गए 3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो रट लेना कि नाइट्रोजन पे sp3 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे क्लास 11 का पूरा डिटेल एक मैं वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है? ठीक है, आपने जान लिया कि ये नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते थे, सबका नाम जान लिया। आपने ये भी कह दिया नाइट्रोजन गैसियस होता है, बाकी सब सॉलिड होते हैं। बोला इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड अमोनिया था, हैबर प्रोसेस से कैसे बनता था वो देख लिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर भी देख लिया, 2-3 टू इनका यूज भी देख के चले जाना। अमोनिया का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के लिए। रेफ्रिजरेंट मतलब कि कूलेंट, ठंडा, मतलब टेम्परेचर को लो करने के लिए। सेकेंड, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जितनी भी आती हैं सब में अमोनिया का योगदान होता है, सब में मिलकर बना होता है। और थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपने देखा जिससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे फास्फीन, जो कि इसी फास्फोरस का एक हाइड्राइड है जिसका फॉर्मूला होता है PH3। हैबर विधि से अमोनिया देखने के बाद बेटा सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फास्फीन गैस। फास्फीन गैस क्या होती है, किस प्रकार से उसका प्रिपरेशन होता है बेटा? फ्लेमेबल होती है कि इनफ्लेमेबल होती है? उसका जो फ्यूम निकलता है, फास्फीन गैस इज अ टाइप ऑफ गैस ना, तो उस गैस का कलर कैसा होता है, किस प्रॉपर्टी में निकलती है? गोल गोल रिंग नुमा छल्ले के रूप में निकलता है। कैसे निकलता है, किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेसिक नेचर का होता है कि एसिडिक नेचर का होता है, सब कुछ बातें बेटा एकदम पॉइंट वाली की पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। फास्फीन क्या है? पी ब्लॉक के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको पढ़ाया नाइट्रोजन फैमिली से जिसका नाम था अमोनिया। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बहुत बेस्ट पॉइंट था बेटा। उसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फास्फीन गैस। याद कर लो, ये फास्फीन का जो फॉर्मूला होता है PH3।
फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड कह सकते हो, चाहे फास्फीन हो और चाहे अमोनिया हो, बोथ आर द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रेस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया है, फास्फोरस का हाइड्राइड फास्फीन है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स का नॉर्मल जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन तो NH3, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन तो PH3। अरे देखो ना, फास्फोरस प्लस H2 एरो PH3, बिकॉज फास्फोरस की वैलेंसी 3 थी, एक दूसरे के सामने वैलेंसी लिखते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड क्लास 10th में ही बता चुका हूं ना। आओ इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं बेटा। फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, यहां तक पता चल गया ना। फास्फीन का जो प्रिपरेशन होता है वो लैब में होता है, और अभी तो खैर MCQs एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो ये फिगर वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कैसे इनका प्रिपरेशन हो रहा है, अगर एक एक पॉइंट को दिमाग में रखेगा, MCQ कहीं से भी बनाए, कॉन्सेप्ट मजबूत रख के जाओगे तो एक एक क्वेश्चन को टच करके लगा के ही आओगे, कंफर्म एकदम बात। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना होगा कि सर ये फास्फीन का फॉर्मूला तो PH3 मैंने जान लिया, ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है। तो फास्फीन का प्रिपरेशन होता है बेटा जब व्हाइट फास्फोरस में, पॉइंट के बाद, जब व्हाइट फास्फोरस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर को मिलाकर हीट करते हैं। किसके साथ? व्हाइट फास्फोरस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें वाटर को मिलाते हैं जिससे कि एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, और उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। सिंस फास्फीन इज वेरी फ्लेमेबल गैस बेटा, कंबस्टिबल होती है, जैसे ऑक्सीजन से पाती है वो तुरंत रिएक्शन करती है ना, तुरंत वो जलना स्टार्ट करती है। बात को समझते हैं, दिखाते हैं आपको। मैंने बोला कि व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन बेटा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाटर को मिला के कराते हो तो PH3 बनता है। लड़का बोलेगा साइड प्रोडक्ट भी बनता है, तो बनता है ना बेटा NaHCO3, ऐसा करके कुछ बनेगा, छोड़ो ना उसको। साइड प्रोडक्ट की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपका PH3 है। PH3 के ऊपर बच्चा ध्यान देगा, बोलेगा व्हाइट फास्फोरस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिला के हीट करेंगे और पास करेंगे CO2 गैस। इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता हूं मैं ये CO2 गैस का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो प्रिपरेशन सीख लो। व्हाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर को एक साथ मिला के एक फ्लास्क में हीट करना स्टार्ट किया, एक गैस बन के निकली, वही गैस को बोलोगे फास्फीन। कैसे निकलती है सब कुछ दिखा रहा हूं। लेबोरेटरी में जितने इमेजेस बनते हैं ना बेटा, सब स्टैंड पे होते हैं, बाकायदे उसको नट बोल्ट द्वारा कसकर एकदम फिट किया होता है, ताकि आपके रिएक्शन के दरमियान कहीं से उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। हमने ये फ्लास्क बनाया, फ्लास्क आप देख रहे हो ये गोल शेप का है। फ्लास्क के अंदर कुछ सॉल्यूशंस फिल किए, जिस सॉल्यूशन के अंदर ये जो ब्लैक कलर का आपको विजिबल हो रहा है, ये व्हाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, सबका सॉल्यूशन ले लिया इस फ्लास्क के अंदर, और इसको बर्नर की हेल्प से हीट करना स्टार्ट किया। अच्छा, ऊपर ये रबर का कॉर्क लगा दिया। कॉर्क लगाने के बाद 2 ट्यूब्स को अंदर मैंने भेज रखा है। लड़का देख रहा है कि सर एक ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्लास्क के अंदर भेजा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बताऊंगा क्यों भेजा जा रहा है। अच्छा, और इसमें हीट करना स्टार्ट करेगा तो सोल्यूशन का वेपर बनेगा। ये वेपर स्टार्ट होके इस ट्यूब के द्वारा जाएगा, ऐसे इस ट्यूब से होते हुए मैंने वाटर लिख रखा है, कंटेनर में वाटर रख के रखा था, ट्यूब को ले जाके वाटर में मैंने डुबा दिया था। क्यों डुबाया था? बिकॉज ये जो यहाँ से गैस बन रही है ना फास्फीन वाली, वो इतनी इनर्ट है बेटा, डायरेक्ट एयर में छोड़ोगे ना आप, डायरेक्ट एयर में छोड़ोगे तो ब्लास्ट होगा, जलने लगेगा, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हो सकता है कि ये जिस फ्लास्क में बनाया जा रहा हो फ्लास्क भी फूट जाए, टूट जाए। इसीलिए तो इनर्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया गया इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जब आ जाता है ना बेटा, एटमॉस्फेयर को कर देता है इनर्ट। सबको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण ही आग को हम बुझा पाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती पे फूंक मारते हो तो बुझ जाता है ना। एक्सहेलेशन में कौन सी गैस निकालते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड ही। फूंक मार रहा है तो कौन सी गैस निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर कि आपकी मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझ गई। तो रिमेंबर वन थिंग्स कि आग को बुझाना है, फायर को अगर आपको एक्सटिंग्विश करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए। मैंने इस फ्लास्क में पहले से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए पास करवा लिया बेटा कि
इस लिक्विड के सरफेस से जो बनने वाला वेपर है, इसकी मुलाकात गलती से कहीं ऑक्सीजन से ना हो जाए, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगा ये जो फ्लास्क है। तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या था पूछ लेगा तो बता देगा, टू इनर्ट द एटमॉस्फेयर इंटायर द फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर रहा था, ठीक है। यहां से वेपर बन के निकला, इस ट्यूब के जरिए होके जाके पानी में मैंने इसको उतार दिया, और पानी में जाने के बाद ये गोल गोल ऐसे देखो ना, रिंग नुमा मैंने बताया बना दिया कि व्हाइट वर्टेक्स फ्यूम ऑफ फास्फीन, फास्फीन का धुआं निकल रहा है ऐसे गोल गोल छल्ले के नुमा, है ना, छल्लेदार धुआं निकलता है। पूछता है अमोनिया का लैब प्रिपरेशन में उसका जो फ्यूम निकलता है वो किस टाइप का निकलता है, तो याद कर लो व्हाइट वर्टेक्स फ्यूम निकलता है। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर इसको पानी में ही क्यों उतारा, बाहर छोड़ दिए होते, तो बेटा बाहर छोड़ते तो ऑक्सीजन से मिलता ना, अभी तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजा था, ठीक है। चूंकि फ्लेमेबल है इसलिए इसको पानी में मिला के छोड़ता हूं, और पानी में आने के बाद जलती हुई आग पे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है उसके ऊपर पानी मारोगे तो धुआं निकलता खूब तेजी से। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, इस गैस को मैंने पानी में ला के उतार दिया वाटर में, इसका मतलब हुआ कि ये धुएं के रूप में गैस निकलेगी, और जो धुएं के रूप में गैस निकलती है बेटा उसका कलर होता है व्हाइट कलर का, वर्टेक्स में गोल गोल घूम के छल्ले के नुमा, रिंग नुमा निकलता है। इसी गैस को आप बोलते हो फॉस्फीन गैस। क्या बोलता है? फॉस्फीन गैस, ठीक है। नोट में मैंने लिख रखा है कि इट इज हाईली फ्लेमेबल गैस, ये जो गैस है बड़ी फ्लेमेबल है बेटा, एंड कैच फायर विथ एयर, जैसे एयर, दैट मीन्स एयर का सेंस आपके साथ जाता है कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये कैच कर लेता है फायर को और जलना स्टार्ट करता है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन फ्लास्क टू इनर्ट द एटमॉस्फेयर, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से एटमॉस्फेयर को इनर्ट करने के लिए फ्लास्क के अंदर भेजा गया, इसीलिए, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रीवियस अभी कुछ देर पहले आपको मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बताया था ना, जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है सेम फास्फीन का भी वही स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया भी ट्राइगोनल पिरामिडल होता था तो फास्फीन भी ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, तो बेटा फास्फोरस में, फास्फीन में भी फास्फोरस एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्ट्रक्चर सिंपल है, लड़का देखेगा पेंटावेलेंट होते हैं ना, सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं, देखो ना, एक यहाँ दिया, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयरिंग न किया हो तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर इसके पास थे, ये 3 बॉन्ड इससे H के जुड़ गए, PH3 का बन गया ये स्ट्रक्चर। ये जो डॉटेड से मैंने बॉन्ड बनाया बेटा, एक्चुअल ये बॉन्ड है ऐसे प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है। इस बॉन्ड को लाकर मिलाओगे ना तो एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनेगा इसका, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ऑफ PH3। क्वेश्चन पेपर में बनेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फास्फीन का, तो ट्राइगोनल पिरामिडल पे ही मार के आओगे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर फास्फीन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, तो बेटा रट के जाना 93.5 डिग्री का। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होता है, तो 93.5 डिग्री का। फास्फोरस से हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, तो 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होता है 93.5 डिग्री। इतना कंफर्म हो गया। अच्छा, इसके बाद कुछ इसकी नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज का मतलब ये है बेटा कि ये जो फास्फीन है ना, ये स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होता है, कम होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, कम होता है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम लोगों को कि कोई भी चीज वाटर में अगर डिजॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे खाली एक रीजन कि वो सबस्टेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई चीज वाटर में डिजॉल्व होगा तो कंफर्म है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर के साथ। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सुनो 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। अगर बेटा कहीं गलती से हाइड्रोजन 3 एलिमेंट FON, याद कर लो, अगर हाइड्रोजन कहीं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दिखता है किसी भी कंपाउंड में, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन एकदम 100% श्योर है कि होता ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ वेरी वीक बॉन्ड
इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव बॉन्ड, है ना। अट्रैक्शन होता है, बहुत वीक अट्रैक्शन होता है जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड बनता है, तो जो सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व होता है। क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाएगा कि ये सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता। कुछ मत कॉन्सेप्ट जानो, सीधा खोजना सब आंसर में कि कहाँ दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। रट लो इस बात को बेटा, अगर वाटर में डिसॉल्व कोई सब्सटेंस नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, अगर वाटर में डिसॉल्व है कोई सब्सटेंस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सिंपल, बस दो चीज याद करो, बस दो चीज। अच्छा, प्रॉपर्टी में मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको बता दिया कि स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है लड़का, याद कर लिया। याद कर लो कि जब भी फास्फीन को हीट करोगे ना तो वो फास्फोरस और हाइड्रोजन में डिसोशिएट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, लड़का समझता भी है कि फास्फीन को हीट करेंगे सर तो फास्फोरस देगा। कौन सा फास्फोरस देगा? तो भैया जिस फास्फोरस का इस्तेमाल किया था व्हाइट कलर वाला, वही तो व्हाइट फास्फोरस देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिख रखा है बेटा, जैसे अमोनिया एक वीक बेस का बिहेव करता था ना, अमोनिया इज अ वीक बेस अकॉर्डिंग टू लेविस बेस कॉन्सेप्ट। लेविस ने क्या कहा था कि लोन पेयर डोनेट करने वाले एलिमेंट बेस होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो भैया जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा ना। हाँ, तो नाइट्रोजन में NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता था तो वो डोनेट कर सकता है, लेविस के अकॉर्डिंग वो बेस है। इसी तरह से फास्फीन में भी तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये भी एक वीक बेस है। बेस है, वीक है, वीक है। अच्छा, जब फास्फीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो बनता है PH3Br, बोलते हैं फास्फीनियम ब्रोमाइड। फास्फीनियम ब्रोमाइड याद के रहना कि फास्फीन की रिएक्शन HBr से कराने पर फास्फीनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में आएगा, रट के जाना, मार के आना, एकदम कंफर्म सही आंसर। क्लियर? अच्छा, एक लाइन में इसका यूज जान लेते हैं। यूज क्या है ना कि स्मोक स्क्रीन बनाने में भी फास्फीन का इस्तेमाल होता है। याद करो ऐसे कि यहाँ से स्मोक निकलता है तो स्मोक स्क्रीन में किसका? स्मोक स्क्रीन जब बनाओगे तो एक के कंपाउंड का आप यूज करते हो जिसका नाम होता है फास्फीन। सेकेंड बोलते हैं कि मेकिंग मेटेलिक फास्फाइड, अगर मेटल के फास्फाइड बनाना है तो भी फास्फीन का हम उपयोग करेंगे। फास्फीन इज यूजेस इन मेकिंग मेटेलिक फास्फाइड। रटने वाली चीज है, नहीं है, एक बार समझ के जाओगे तो याद हो जाएगा। एंड लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्म सिग्नल। होल्म सिग्नल में अगर पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है तो फास्फीन। होल्म सिग्नल में फास्फीन, मेटेलिक फास्फाइड बनाने में फास्फीन और लास्ट आपका स्मोक स्क्रीन बनाने में फास्फीन। फास्फीन के 3 यूजेस, 3 प्रॉपर्टीज। फास्फीन कैसे बनता है, पूरा फ्लो चार्ट देख लिया लेबोरेटरी में कैसे बनता है। फास्फीन फ्लेमेबल है कि इनफ्लेमेबल वो भी देख लिया, पार्शियली डिसॉल्व है कि टोटली डिसॉल्व है वो भी देखा लड़के ने, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख लिया, कैसे प्रिपेयर होता है बेटा उसको देखते रहो। अब हम जानेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक रहेगी। नाइट्रिक एसिड इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अमोनिया फास्फीन के बाद तीसरा नंबर बेटा आता है नाइट्रिक एसिड का। सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे नाइट्रिक एसिड को जिस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड का क्या नाम है, तो बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या नाम है उस मेथड का? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल मतलब लार्ज स्केल, ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए लेबोरेटरी का इस्तेमाल नहीं करते ना। लेबोरेटरी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज की टेस्टिंग करनी होती है, स्मॉल अमाउंट में बना के चेक करके कंफर्म होते हैं कि हाँ इसकी प्रिपरेशन इन दोनों के रिएक्शन से हो सकती है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल के लिए बेटा ऐसा प्रोसेस को हम ढूंढते हैं जिससे कम एक्सपेंस में, कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल सके, है ना। तो कम एक्सपेंस दैट मीन्स इंडस्ट्रियल स्केल पर नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मैंने उसका फ्लो डायग्राम नहीं बना रखा आपके सामने बिकॉज फ्लो डायग्राम का यहाँ पे तो कोई रोल है नहीं, पर उसमें यूज होने वाले 3 चैम्बर्स को मैंने बना रखे। याद करना, जब ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन होता है ना बेटा, तो 3 चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं हम। पहला आपका कन्वर्टर चैम्बर, दूसरा ऑक्सीडेशन चैम्बर और तीसरा एब्जॉर्प्शन चैम्बर। याद कर लेना, कन्वर्टर, ऑक्सीडेशन, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले होता क्या है कि कन्वर्टर में
एक अलग ट्यूब से नाइट्रोजन गैस, ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई एंड प्योर नाइट्रोजन एक अलग ट्यूब से, और ऑक्सीजन ड्राई और प्योर दूसरे ट्यूब से भेजा जाता है। कहाँ? कन्वर्टर में। रिएक्शंस पर ध्यान देना बेटा। कन्वर्टर चैम्बर में सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में जाते हैं, प्योर ये भी है और ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन भी है। कन्वर्टर चैम्बर में ही फॉर्मेशन होता है NO का। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक चैम्बर कन्वर्टर में बन गया उसको पास कराया जाता है अगले चैम्बर जिसका नाम होता है बेटा ऑक्सीडेशन चैम्बर। फिगर नहीं बनाया हो लेकिन फिगर का फील दूंगा थोड़ा ध्यान से। कन्वर्टर में नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया NO, वो अब पहुंच रहा है कहाँ? ऑक्सीडेशन चैम्बर में। लड़के को ऑक्सीडेशन का नाम सुना तुरंत दिमाग में चल गया कि वहां पे तो ऑक्सीजन होगा ही, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन होगा, तो हाँ है। ऑक्सीडेशन चैम्बर में जाते बेटा नाइट्रिक एसिड की मुलाकात होती है ऑक्सीजन से, और तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक और ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं NO2, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 स्टेप की रिएक्शन देख लिए, तीसरे में फॉर्म हो जाएगा। 2 स्टेप की रिएक्शंस को याद करो। कन्वर्टर में नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड बन लिया। आ गए ऑक्सीडेशन में, नाइट्रिक ऑक्साइड की मुलाकात ऑक्सीजन से हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के आपको दे दिया। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पास कराया जाएगा नेक्स्ट चैम्बर जिसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन चैम्बर। और एब्जॉर्प्शन चैम्बर में हुआ कुछ ऐसा होता है बेटा कि ऊपर से पानी का छिड़काव होता है, वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है और वाटर प्रूफ स्टोन्स लगाए होते हैं। छोड़ो उन बातों को, बस इतना जानो कि एब्जॉर्प्शन चैम्बर में जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है उसकी मुलाकात या वो कांटेक्ट में आता है किससे? वाटर के। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है बेटा, NO2 था एक ऑक्सीजन, ये इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा NO3, तो NO3H यहाँ पे आ गया। साथ में बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और बनता है HNO3 का फॉर्मेशन होता है कब? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तब। तो फाइनली नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में किस चैम्बर में मिलती है? एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस चैम्बर में बनता है? ऑक्सीडेशन चैम्बर में। और नाइट्रिक ऑक्साइड किस चैम्बर में बनता है बेटा? तो कन्वर्टर में। नाइट्रिक एसिड बनाने के 3 स्टेप्स थे, एक कन्वर्टर का, एक ऑक्सीडेशन चैम्बर का, एक एब्जॉर्प्शन चैम्बर का। तीनों आपने देख लिया। प्यार से देखोगे, समझ के देखोगे, कंसंट्रेशन के साथ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इस एसिड की बहुत यूनिक है और क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, कंफर्म है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखो। प्रिपरेशन लड़के ने देख लिया कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से 3 स्टेप में रिएक्शन होती थी, लास्ट में हमें फाइनली एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर जाते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हमें हो जाता है। इसके बाद से बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड प्योर फॉर्म में कलरलेस लिक्विड होता है, पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण इसका कलर येलो कलर का होता है। पूछता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब कि नाइट्रिक एसिड बिकम येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। मैंने लिख रखा आपके लिए कि इन प्योर फॉर्म इट बिकम येलो कलर के होते हैं किसके? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण नाइट्रिक एसिड का कलर कैसा होता है? येलो होता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से, ध्यान से आगे। मैं बोलता हूं कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो सब जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वाटर में डिसॉल्व करोगे तो टोटली वो डिसोशिएट हो जाएंगे, है ना। 100% अपने आयंस में ये डिसोशिएट होंगे, H+ और NO3- में। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे भी कुछ ऐसा बोला कि जब नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोशिएट होते हैं। और बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, सबको पता है कि ऑल दोज सब्सटेंसेस which releases hydronium ion when dissolved in water called acid। वो सभी सब्सटेंस बेटा जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। तब से तो एसिड पढ़ रहे थे। HNO3 को उठा के वाटर में डिसॉल्व कर लिया, H3O पर पॉजिटिव बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन दे दिया तो कंफर्म हो गया ना कि एसिड है। और माइनस वाला जो आता है वो नाइट्रेट आयन आता है। ठीक है, यहाँ तक बातें कंफर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस का,
केमिकल प्रॉपर्टीज का वो एक बात कि बेटा अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रिक एसिड का तो फर्क पड़ेगा। अगर नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लिए हो तो कुछ और कॉन्सेंट्रेट लिए हो तो कुछ, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। याद करके जाना यहाँ से कि जब जिंक की रिएक्शन बेटा डाइल्यूट HNO3 से कराओगे, डाइल्यूट HNO3 से जैसे रिएक्शन जिंक मेटल की कराओगे, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा N2O। अरे यही नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलता है, यही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस बोलता है। और इसी जिंक की रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड से करा रहे हो, कैसा हो वो, कॉन्सेंट्रेट हो, तो आपको NOT डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। मैंने रिएक्शन भी लिख रखा है लड़के के लिए कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराया बेटा तो ये तो जिंक नाइट्रेट और वाटर तो कॉमन दोनों में है, देता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा कब, जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराओगे तब। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है कब बेटा, जब इसी जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराता है। याद कर लेना डाइल्यूट के साथ कैसा रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट के साथ कैसा रिएक्शन। जिंक डाइल्यूट के साथ आएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिंक कॉन्सेंट्रेट के साथ आएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और लास्ट नोट में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख रखा है, कई बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म है कि हो सकता है कि आ जाए। हाँ, एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया एक सोल्यूशन होता है बेटा, किसका किसका होता है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कितने रेशियो में होता है, क्वेश्चन यहां से आता है। तो 1 मोल HNO3, 1 मोल नाइट्रिक एसिड और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब एक साथ मिलाते हैं ना तो एक्वारेजिया बनता है। तो रेशियो होता है 1:3। 1:3 के प्रपोर्शन में अगर नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाएंगे तो एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है। एट लास्ट ये HNO3 का स्ट्रक्चर मैंने लड़के को बना के दिखाया कि बेटा देख लीजिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक H एक N, ऑक्सीजन 3, HNO3। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, बाकी सब प्लेन पर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्लेन के बाहर है उनके बीच का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है बेटा। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं उनका बॉन्ड एंगल 130 डिग्री होता है। याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, एक बार देख के चले जाना। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 140 पिकोमीटर। प्लेन से बाहर वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है 96 पिकोमीटर, जबकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 121 पिकोमीटर। नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर इतना लड़का पढ़ के जाता है बेटा, कंफर्म है कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाओगे तो एक एक क्वेश्चंस को मेरा दावा है कि करके आओगे। नाइट्रिक एसिड के बाद बेटा ओजोन आती है। ऑक्सीजन फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है ओजोन, जहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओजोन का नाम तो बहुत हम लोगों ने सुना है, आप लोग भी सुने होंगे। ओजोन एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो सन से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचाती है ना। अल्ट्रावायलेट रेज अगर ओजोन ना होती, आपके स्किन पे आके डायरेक्ट अगर वो स्ट्राइक करते तो स्किन से रिलेटेड आपको बहुत से प्रॉब्लम, बहुत सी डिजीजेस होती जिसका आपका सामना करना पड़ता आपको। सो इस ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है O3, और ये ओजोन को प्रिपेयर भी किया जाता है। 2 मेथड्स होते हैं, एक तो साइमन ओजोनाइजर मेथड और सेकंड साइमन ब्रांडी मेथड बोलते हैं। ठीक है, साइमन ओजोनाइजर ज्यादा इस समय प्रचलन में है, ज्यादा क्वेश्चंस ओजोनाइजर से ही आते हैं, इंपॉर्टेंट भी यही है, इसलिए मैंने आपके सामने ये लेके आया। और इसका एक फ्लो डायग्राम भी है बेटा, चूंकि डायग्राम का आपका रोल नहीं है, डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा नहीं, सो मैं डायरेक्ट रिएक्शन से बताया करूंगा, लेकिन डायग्राम की फील दे दूंगा, ध्यान से देखते रहो। तो ये ओजोन जो बनाया जाता है ना बेटा, ये ओजोनाइजर एक डिवाइस है। ओजोनाइजर एक डिवाइस है जो ऐसे यू के शेप का होता है, यू के शेप का होता है। उसमें एक तरफ से ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन को पास करते हैं। उस डिवाइस के चारों तरफ टीन का एक पतला सा प्लेट लगा होता है, और उस डिवाइस में एक तरफ कॉइल लगाते हैं, बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं। अप्रॉक्स 10,000 वोल्टेज उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। दैट मीन्स उस डिवाइस में 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, और उस इलेक्ट्रिसिटी चल रही डिवाइस के अंदर
प्योर और ड्राई सूखा हुआ ऑक्सीजन को जब हम पास कराते हैं तो एक प्रोसेस होता है, इसको याद करो कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। कैसा? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो हो रहा है, साइलेंट का मतलब स्पार्कलेस, स्पार्क वगैरह उसमें क्रिएट नहीं होंगे। बिकॉज स्पार्कलेस इसलिए बोल दिया गया, स्पार्क होंगे तो उसकी एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में भी खत्म हो जाएगी। पहले ही बोल के हट लिया गया कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराओगे आप ऑक्सीजन का बेटा तो आपको मिलता है ओजोन। क्वेश्चन बस एक को बनेगा, एक ही क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है। बहुत से ऑप्शन होंगे, आपको ढूंढना है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहां लिखा है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जहां लिखा होगा उस पर मार्क किया ना, 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, इस ओजोन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा जो पूछी जाती है। ये ओजोन आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओजोन सॉलिड में होगा तो कैसा कलर, लिक्विड में होगा तो कैसा और गैस में होगा तो कैसा। मैंने लिख रखा है लड़कों के लिए कि ब्लू कलर का होता है बेटा ओजोन जब गैस के फॉर्म में होता है। ओजोन गैसियस स्टेट में ब्लू कलर का होता है और वो डार्क ब्लू होता है कब, जब वो फॉर्म में आता है लिक्विड के। और यही ओजोन बेटा हो जाता है वायलेट कलर का कब, जब वो फॉर्म में होता है किसके, सॉलिड के। लड़के ने याद कर लिया कि ब्लू कलर का गैस होता है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है और वायलेट कलर का हो जाता है ओजोन कब, जब सॉलिड में चेंज होता है तब। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ओजोन इज अ वेरी मच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाला बड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है ना बेटा, तो ऑक्सीजन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन आता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अकेला ऑक्सीजन। मैंने लिख रखा है कि इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन देने के कारण ही इसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। जब ओजोन का डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन तो नॉर्मल सी बात अकेला ऑक्सीजन आता है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये नेसेंट ऑक्सीजन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसके कारण, तो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। ओजोन की स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो ओजोन दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं बॉन्ड की वो चेंज हो सकती हैं। जैसे मैंने बनाया O3 तो हो गया ना, ओजोन हो गया। एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड। इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डबल बॉन्ड चला जाए राइट में और लेफ्ट में आ जाए सिंगल बॉन्ड। तो ओजोन कितने टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, तो दो टाइप के, ये भी याद करके रखना। और फाइनल मैंने इसके स्ट्रक्चर को बना रखा है कि ओजोन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ओजोन में ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो होता है 117 डिग्री का, और एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 127 पिकोमीटर का। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, आगे की बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिशन्स के भी दृष्टि से और आपके एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाएगा। ओजोन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं बेटा, याद करना कि ओजोन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेनली एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन वालों से अगर कराओगे तो ओजोन एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बोलते हैं। रिएक्शंस कुछ ऐसी थी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको लड़के ने एथीन बोल दिया, इनके रिएक्शन ओजोन से कराओगे बेटा तो 1 2 3 ऑक्सीजन का अरेंजमेंट ऐसे CH2 ये देखो ना एकदम पेंटागन के शेप का बनाया, क्लोज स्ट्रक्चर बना लिया। मैंने बोला क्लोज स्ट्रक्चर को बेटा बोलोगे ओजोनाइड तो ठीक है। एथिलीन किसको बोलोगे तो CH2 को एथिलीन बोलेगा ना, बोलेगा। ठीक है, ओजोन की रिएक्शन जैसे एथिलीन अनसैचुरेटेड से कराओगे वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है, उसी क्लोज स्ट्रक्चर को ओजोनाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लड़के को दिखाया गया कि जब एथीन की रिएक्शन ओजोन से कराई गई तो एथिलीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ बेटा। इसके बाद आगे की टॉपिक्स जिसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से और इनर्ट गैसेस के क्या कंपाउंड हैं, जनरली जिनॉन के कितने ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं, कितने फ्लोराइड होते हैं और कितने ऑक्साइड्स होते हैं। सबको तो ये पता है ना कि इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती बेटा और इनका कोई कंपाउंड नहीं होता, तो सही बात है नहीं होता। बट एट अ सर्टेन कंडीशन, एट अ सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर,
एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर जबरदस्ती रिएक्शन कराया गया तो ये पाया गया कि ज़ीनॉन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Xe, ये एक ऐसा इनर्ट गैस का एलिमेंट था जो ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन मिली। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ज़ीनान कितने टाइप के फ्लोराइड बनाता है और ज़ीनान फ्लोराइड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ज़ीनान कितने टाइप के ऑक्साइड बनाता है और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और उसी ज़ीनान का एक बार पढ़ेंगे कि ज़ीनान के ऑक्सीफ्लोराइड्स क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड इसके तुरंत बाद की टॉपिक होगी बेटा। इस इनर्ट गैसेस के क्या क्या यूज होते हैं ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। इतना ही, बस इतना है कि जितना आप पढ़ते हो ईमानदारी से पढ़ते रहो। फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशंस के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स आपको हमारे चैनल ईमैक्स क्लासेस द्वारा दिए जा रहे हैं बेटा, बस उतने कॉन्सेप्ट्स को एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ के जाना। मेरा 100% का दावा है कि 100 में 100 क्वेश्चन, मतलब 100% आप अपने पेपर को टच करके आओगे। कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो, बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस मत रटो, कॉन्सेप्ट रटे रहोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे।